हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा गॉस की प्रमेय, उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल आपको लगवाए थे बेटा। हम आपको 4 न्यूमेरिकल लगवा चुके हैं, 5वां न्यूमेरिकल हम लोग आज लगा रहे हैं। सब लोग बड़े ध्यान से देखना। 5वां न्यूमेरिकल वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र 5वां न्यूमेरिकल है। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 7k कैप है ना, में रखने पर पृष्ठ वेक्टर S बराबर 10j कैप से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। बेटा ये पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, आप चाहो तो इसको वेक्टर A भी लिख सकते हो। ये क्या दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो आप इसको वेक्टर A भी लिख सकते हो। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी तल को रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी तल को रखते हैं तो उस तल से संबंधित एक क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है बेटा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होगा बेटा वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ध्यान दें, फाई बराबर वेक्टर E की वैल्यू बोलो 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 7k कैप। इसमें मैं डॉट गुणा करना है और डॉट गुणा करना है 10j कैप से, इससे 10j कैप से। आप लोगों ने बेटा 11th में डॉट गुणा पढ़ा होगा, 11th में याद है क्या आपको? गुणा करें अगर 10 गुणा 2, 10 दूनी 20, i कैप डॉट i कैप प्लस 10 का गुणा इसमें होगा 10 को 40 j कैप डॉट j कैप प्लस इसका गुणा इसमें होगा 70 k कैप डॉट j कैप। क्लियर है बेटा? ये i डॉट j होगा, इसका गुणा इसमें होगा i डॉट j। आपको पता होना चाहिए बेटा i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1, i डॉट j कितना होता है 0, j डॉट k कितना होता है 0, k डॉट i कितना होता है 0। आपको पता होना चाहिए कि दो समान एकांक वेक्टरों का डॉट गुणा होता है 1, जबकि दो भिन्न भिन्न एकांक वेक्टरों का डॉट गुणा होता है 0। क्लियर? तो यहां पर 20 तो ये है, i डॉट j का मान कितना आएगा 0, 40 तो ये है, j डॉट j का मान कितना होगा 1, प्लस 70 तो ये है, k डॉट j का मान कितना होगा 0। तो ये वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा फाई बराबर 40 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होगा बेटा वैद्युत फ्लक्स का मान। क्या गया ये
वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो तल है, इस तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का क्या गया, मान आ गया। क्लियर है क्या आपको? हो जाएगा? ठीक। जरा 6वें नंबर का सवाल देखो बेटा, 6वें नंबर का सवाल। सिक्स नंबर का न्यूमेरिकल देखो। इसमें कह रहे हैं कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा? सपोज करो कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। अब 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं, ये 4500 फ्लक्स रेखाएं क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा, इसके भीतर कितना आवेश होगा, हमें इसका मान निकालना है। क्लियर बेटा? आपको पहले एक बात बता दें कि जब किसी तल में से होकर फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं तो उस तल का अपना एक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। ये बल रेखाएं तल में क्या हो रही, प्रवेश कर रही। तो प्रवेश करने वाली बल रेखाओं के कारण वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक। प्रवेश करने वाली बल रेखाओं के कारण वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक। जबकि बाहर निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं के कारण वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक। क्लियर है? देखो, चूंकि प्रवेश कर रही बल रेखाओं के कारण तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स क्या बोला बेटा? चूंकि प्रवेश कर रही बल रेखाओं के कारण तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर ये होगा प्लस में 4500 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये बेटा प्रवेश कर रही बल रेखाओं के कारण तल से संबंधित क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार तल से बाहर निकल रही बल रेखाओं के कारण तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर, ये प्लस का 2500 हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है? अब बेटा देखो, तल एक ही है, इस तल में बल रेखाएं प्रवेश भी कर रही, तो इनसे संबंधित वैद्युत फ्लक्स भी होगा। इस तल से बल रेखाएं बाहर भी निकल रही, तो इनसे संबंधित भी वैद्युत फ्लक्स होगा। तब
पूरे तल से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, तब पूरे तल से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा बेटा φ1 प्लस में φ2। इस पूरे तल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा φ1 प्लस में φ2। φ1 का मान है -4500 प्लस φ2 का मान है +2500, तो फाई बराबर होगा -2000 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया बेटा पूरे तल से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, आपको गॉस की प्रमेय का सिद्धांत याद होगा कि चारों ओर से बंद जो पृष्ठ होता है, जैसे कि ये है, ये गॉसियन पृष्ठ के तुल्य होता है, और गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उसके द्वारा घेरे गए आवेश के 1/ε0 क्वांटिटी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो चूंकि गॉस की प्रमेय से कुल वैद्युत फ्लक्स φe का मान Q/ε0 क्वांटिटी क्या होगा, बराबर होगा कुल वैद्युत फ्लक्स का मान घेरे गए आवेश के 1/ε0 क्वांटिटी के बराबर होगा। भैया कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, कुल वैद्युत फ्लक्स है तब घेरा गया आवेश, बोलो घेरा गया आवेश, घेरा गया आवेश Q बराबर होगा φe इंटू ε0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और लगा के लिखे Q बराबर φe का मान है -2000, ε0 का मान है 8.86 इंटू 10⁻⁻²। Q बराबर बोलो -8.86 में अपन 2 से गुणा कर दें 17.72 आ जाएगा, गुणा 10 की घात 3 का 0 है, कम कर दो -9 आएगा। आवेश का मान काय में आएगा, गुना आया बेटा आपको समझ में। इस न्यूमेरिकल में बेटा एक बात को ध्यान रखना कि जो बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं उनसे संबंधित वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, और जो बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं उनसे संबंधित वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। क्लियर है, समझ में आया बेटा आपको। ठीक, ये आपका 6वें नंबर का सवाल था। आप जरा ध्यान दो बेटा, 7वें नंबर का सवाल, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या कितने मीटर है। ध्यान देना, ये हमारे पास बेटा वृत्ताकार समतल प्लेट है और हमें वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या दी है। तो एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या r बराबर, ये देना 0.1 मीटर है। वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या कितनी है, 0.1 मीटर। यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखी है। बेटा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और हमारी प्लेट कहाँ रखी है, वैद्युत क्षेत्र में रखी है। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। प्लेट कहाँ रखी है, वैद्युत क्षेत्र।
तो वो कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो दिक्कत होगी भैया, बेटा ये थोड़ा सा अलग हो गया। सपोज करो कि हमारे पास एक समतल वृत्ताकार प्लेट है, प्लेट की त्रिज्या ये है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी 10⁴। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहे बेटा 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, सपोज करो कि ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र, सपोज करो कि आप ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक रखी है ये प्लेट है, वृत्ताकार प्लेट है। यह देखो वृत्ताकार प्लेट, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखी है। ये ठीक है, इसकी त्रिज्या ये है। ध्यान देना, प्लेट जो है प्लेट वो ऐसी रखी है कि प्लेट का जो तल है, प्लेट का तल वो क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर है। प्लेट का जो तल है ये, प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर है। प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर है। ठीक है बेटा, चूंकि वैद्युत क्षेत्र में रखी प्लेट से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, क्या पूछ रहे हैं हम? मैंने आपसे पूछा वैद्युत क्षेत्र में रखी प्लेट से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। देखो मान लेना है प्लेट में से होकर गुजरेंगी तो इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है पाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, बराबर करके इसे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे बेटे? ई ए कॉस थीटा। क्लियर? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास है। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल। तो आप यहां पे निकाल लो, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल बेटा जो हमारी प्लेट है, प्लेट वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, त्रिज्या आर का मान है 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, तो 3.14 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये प्लेट के क्षेत्रफल का मान आ गया। ई हो गया, ए हो गया। अब दिक्कत है थीटा। बेटा इन सवालों में आपको सबसे ज्यादा बच के रहना है थीटा का। थीटा पता क्या है? थीटा है तल पर डाले गए लंब, तल पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। ध्यान रखना, तल पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अगर हम अपने तल पर लंब डालें तो ये डलेगा हमारे तल पे लंब। ठीक है, तो तल पे डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, यानी कि ये कहलाएगा ये। अगर ये 30 है तो बेटा ये कितना होगा? 60। तो ये लंब डाला ना, लंब है, तो अगर ये कोण 30 है तो ये कितना होगा? 60। ये पहले हमें दिया था, ये 30 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 60 होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 नहीं आएगी, 60 आएगी। तो आप बोलो फाई बराबर ई का मान 10⁴, ए का मान बोलो बेटा 3.14 गुणा 10⁻⁻2 इंटू में हो जाएगा cos 60।
अब आपको बेटा पता होना चाहिए कि देखो ये 10 की घात 4 है, ये 10 की घात -2 है, तो 3.14 गुणा 10 की घात। ये आप जब इनका गुणा करोगे तो घातें आपस में जुड़ेंगी, क्योंकि ये पावर प्लस की है माइनस की तो घट जाएंगी, तो 2 की पावर बचेगी। इंटू में cos 60 का मान होगा बेटा 1/2। कितना होगा 1/2। इससे इसको डिवाइड करो 1.57 आ जाएगा इंटू 10⁻²। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर हुआ बेटा? आपको आया समझ में? क्लियर? थीटा पर ध्यान देना। थीटा क्या है? तल पर डाले गए लंब, तल पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है थीटा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अपना जो सवाल है बेटा 8वें नंबर का सवाल, ध्यान देना। इसमें कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहे E बराबर दिया है 5 इंटू 10⁻³ कैप I न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, मैं एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। ध्यान देना, हमें वैद्युत क्षेत्र जो दिया है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसका परिमाण कितना दिया? 5 इंटू 10⁻³ तो इसका परिमाण हो गया। इसकी दिशा क्या दे रहा है? आई कैप। आई कैप का मतलब बेटा सुनो, आई कैप एक्स अक्ष केंद्रित होता है। अगर आई कैप एक्स अक्ष केंद्रित है तो इसकी दिशा होगी एक्स अक्ष के अनुदिश। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? एक्स अक्ष के अनुदिश, क्योंकि आई कैप होता है एक्स अक्ष की दिशा। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करें? वैद्युत क्षेत्र में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ रखा है। भैया सपोज करो ये हो गया अपना समतल पृष्ठ। ठीक है, इसकी भुजा कितनी दी? 10 सेंटीमीटर भुजा दी है। भुजा को हम स्मॉल ए से लिख रहे हैं। 10 सेंटीमीटर दिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से भाग दे दो, 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक, 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार पृष्ठ रखा है। देखो सपोज करो ये समतल पृष्ठ ये है ना, ये आपका समतल पृष्ठ हो गया। अब वर्गाकार है, वर्ग की तो 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, 4 भुजाएं बराबर होंगी। अब ये तल आपको रखना है YZ, क्या लिखा? हाँ, वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के अनुदिश रखा है। इसका मतलब समझो, देखो ये भुजा है और ये भुजा है। एक भुजा को आप रखो Y अक्ष के अनुदिश, एक भुजा को कैसा रखना है? Y अक्ष के अनुदिश। एक भुजा को कैसा रखना है? Z अक्ष के अनुदिश। तो ये कहलाएगा YZ तल। सपोज करना YZ तल का कहलाएगा। जैसे ये अगर आपकी X अक्ष है तो ये आपकी Y अक्ष होगी और Z अक्ष कहाँ होगी? Z अक्ष इसके लंबवत होगी, ऐसी। तो आपको अपना तल ऐसे रखना है, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये भुजा होगी Y अक्ष के अनुदिश, ये भुजा होगी Z अक्ष के अनुदिश।
कहलाएगा बाइजेड तल में हमारा पृष्ठ। अगर आप अपने तल को ऐसा रखते हो तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये तो एक्स अक्ष के लंबवत हो गया, एक्स अक्ष के क्या हो गया, लंबवत हो गया, क्लियर है, मतलब ऐसा हो गया सीधा सीधा लंबवत है। इस कंडीशन में थीटा कितना होगा भैया, थीटा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है तल पर डाले गए लंब, यह तल पे लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तल पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा में कितने का कोण होगा, 0 डिग्री। कितने का होगा, 0। भैया ध्यान दो, प्रथम स्थिति में तल क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। क्या कह रहे हैं, प्रथम स्थिति में बेटा जो तल होगा वो क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, ऐसा, ठीक है। तब थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होगा, 1। चूंकि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। फाई बराबर क्या खुलेगा, ई इंटू ए कॉस थीटा। बोलो फाई बराबर ई का मान चाहिए केवल 5 गुणा 10⁻³ लगेगा। ये क्या है, क्षेत्रफल। भैया बोलो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर होगा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ए बराबर बोलो भुजा का मान कितना दिया, 0.1 मीटर है। इसका वर्ग करोगे तो यह 0.01 आएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻²। इसका मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर, जो जाएगा 10⁻⁻²। इंटू में cos थीटा का मान कितना आना है, 0। cos 0 का मान कितना आएगा, 1। तो 5 गुणा, ये देखो 10⁻³ है, 10⁻⁻² है, 10 बचेगा। cos 0 का मान कितना है, 1। कितना आ जाएगा, 50। तो फाई का मान आ गया बेटा 50। मात्र बोलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फाई का मान क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये था आपका कौन से नंबर का सवाल बेटा, 6वें नंबर का सवाल। ध्यान देना, सॉरी 7वें नंबर का सवाल था ये, 7 नहीं 8वें नंबर का सवाल था ये, 8वें नंबर का सवाल था। अच्छा, इसी सवाल में बेटा भी थोड़ा सा और बढ़ा रहे हो, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर हो। अब उन्होंने तल को तिरछा कर दिया, अब उन्होंने तल को कैसा कर दिया, तिरछा कर दिया। जो पृष्ठ का तल है वो एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री के कोण पे है। कितने डिग्री के कोण पे है, 30। आपको पता है इसके सूत्र में थीटा क्या है, थीटा है तल पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अगर हम लोग तल पर लंब डालें तो बोलो इस कंडीशन में लंब क्या डलेगा, इस कंडीशन में लंब ये डलेगा। ये होगा तल पर डाला गया लंब, ठीक है। तो मैं तल पर डाले गए लंब और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण चाहिए, मतलब ये चाहिए। अब अगर ये 30 है तो बेटा ये कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो दूसरी स्थिति की अगर अपन बात करें
दूसरी स्थिति में तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति में जो तल है वो क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री पर है, तब थीटा बराबर कितना होगा? ध्यान रखना, हमें ये वाला कोण नहीं चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए। तब थीटा बराबर होगा बेटा 60 डिग्री। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। वैद्युत फ्लक्स I बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A। I बराबर होगा E इंटू A cos थीटा। E की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है। यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी cos 60 और cos 60 का मान होगा 1/2। तो ये होगा 25। ये होगा 25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर हुआ बेटा आपको? हमने बेटा आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो अधिकांश बच्चे हैं उन्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। आप मेरी एक सलाह मानो तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी होगी। पहली बात, आप उस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न करो, बार बार उन्हें लिख के देखो, और साथ में हर एक सिंबल का आपको पता होना चाहिए कि ई इसको रिप्रेजेंट करता है, ए इसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो मैंने देखा है कई बच्चे न्यूमेरिकल को बिना पढ़े ही जो बोर्ड पे लिखा है उसको लिख लेते हैं केवल। आपको मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप जो भी न्यूमेरिकल लगाएं उन्हें उस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ें, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे तो आपको उसकी लैंग्वेज भी क्लियर होगी, आपको अपने आप 50% न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा केवल उस न्यूमेरिकल को 1-2 बार पढ़ने से। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको ये वीडियो, ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है तो वो मुझे फोन करके जरूर बताए कि सर मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।